नमस्कार। आज हम हिंदी शिक्षण के अंतर्गत मौखिक भाषा का अध्ययन करेंगे। वार्तालाप का सामाजिक महत्व। हम में से प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है। समाज से हमारा अभिप्राय है सामूहिक जीवन से। हम अपना सामूहिक और सामाजिक जीवन भलीभांति बिता सकें, इसके लिए आवश्यक है कि हम समाज के भिन्न भिन्न व्यक्तियों से अपना यथेष्ट संपर्क बनाए रखें। हम समाज में बिल्कुल चुपचाप होकर नहीं बैठ सकते। समाज में रहने वाले भिन्न भिन्न व्यक्तियों से हम निम्नलिखित प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं, वार्तालाप द्वारा और लिखित भाषा के द्वारा। लिखित ध्वनियों का जन्म तो बोलचाल की भाषा के जन्म के बाद ही होता है। मौखिक भाषा द्वारा व्यक्त किए गए ज्ञान कोश को आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखने की दृष्टि से और जो व्यक्ति हमारे सामने ना हो उन तक संदेश आदि भेजने के लिए लिखित भाषा का जन्म हुआ। इस दृष्टि से हमारे सामाजिक जीवन में वार्तालाप का बड़ा महत्व है। मौखिक भाषा के उद्देश्य जो कि निम्नलिखित हैं। विद्यार्थियों में इतनी क्षमता उत्पन्न कर देना कि उनसे जो कुछ पूछा जाए उसका उत्तर शुद्ध और उचित होने के साथ साथ पूर्ण वाक्यों में दे सकें। वाक्यों को बालकों को इस योग्य बनाना कि उन्होंने जो देखा हो, जो सुना हो, जो पढ़ा हो और जो अनुभव किया हो उसका विवेचन युक्तिपूर्ण शुद्ध भाषा में दूसरों के सामने भी कर सकें। छात्रों में यह सामर्थ्य उत्पन्न करना कि अपरिचित व्यक्ति के सम्मुख भी उनका व्यवहार भद्रतापूर्ण हो और वे उसके साथ मधुर और संयत भाषा में वार्तालाप कर सकें। यदि बालक के मन में कोई विचार अथवा शंका उठे तो वह दूसरों के सामने उसे भलीभांति प्रकट कर सके और बिना किसी संकोच के अपने संदेह का निवारण कर सके। जिन बातों में बालकों की रुचि हो उन विषयों पर वे स्वाभाविक रूप से बिना किसी प्रयास से वार्तालाप कर सकें। अब जानते हैं वार्तालाप शिक्षण की मनोवैज्ञानिक विधियाँ। सबसे पहली आती है उपयुक्त वातावरण। वार्तालाप का वातावरण इस प्रकार का होना चाहिए कि बालक को घरेलूपन का बोध हो, अर्थात अपने आप को किसी बंधन से युक्त ना समझे। इस दृष्टि से देखा जाए तो परिवार ही वार्तालाप शिक्षण की प्रथम पाठशाला है। परिवार में रहने के कारण ही बालक माता पिता, भाई बहनों और पास पड़ोस में प्रतिदिन अनेकों व्यक्तियों के संपर्क में आता है और उनके द्वारा व्यवहार की गई भाषा को सुनता रहता है। यद्यपि वह अभी इस अवस्था में नहीं कि कुछ बोल सके, परंतु फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से इन सभी व्यक्तियों से कुछ ना कुछ बोलना सीख ही रहा है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि बालक के मुख से निकली अस्पष्ट ध्वनियाँ अब धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होने लगती हैं। वह आलू को आऊ, रोटी को होती और थोड़ा को थोला बोल कहने लगता है। कुछ समय और बोलने पर उसका बच्चा उच्चारण भी शुद्ध करने लगता है, जैसे आलू लाओ, रोटी खाई, दीदी पानी दो। दूसरा आता है अनुकरण। बालक के अंदर अनुकरण करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वह अपने माता पिता का, बड़े भाई बहनों का और गुरुजनों का अनेक दृष्टियों से अनुकरण करना चाहता है। बालक के पिता अपनी दुकान पर जाने से पूर्व
नए कपड़े पहनते हैं, छड़ी हाथ में लेते हैं और पगड़ी बांधते हैं। बालक इन सब क्रियाओं को बड़े ध्यान से देखता है। उसके माता पिता के बीच प्रतिदिन ये वार्तालाप होता रहता है, मेरा कोट लाओ, कोट पहनिए, मेरी छड़ी कहाँ है, लो अपनी छड़ी लो, पान खिलाओ, पान खाइए, मेरी पगड़ी कहाँ रखी है, खूंटी पर टंगी है। बालक इस वार्तालाप को प्रतिदिन सुनता है और समझने का प्रयास करता है। वह देखता है कि कोट लाओ, छड़ी कहाँ है, पान खिलाओ, पगड़ी कहाँ है रखी है, कहने पर उसकी माँ क्या कहती है। वह इन सभी क्रियाओं को प्रतिदिन देखता और जान लेता है कि ये कोट है, ये छड़ी है, ये पान है, ये पगड़ी है। कोट शरीर पर पहना जाता है, छड़ी हाथ में ली जाती है, पान मुंह में खाया जाता है, पगड़ी सिर पर बांधी जाती है। फिर बाद में धीरे धीरे वह इन बातों का अनुसरण करता है। छड़ी हाथ में लेकर वह मटक मटक कर चलता और पिता का अभिनय करता है। मुझे अपने गांव की घटना अभी भी याद है। उस समय की बात है जब मैं अपने गांव में गया हुआ था। नगरों में सिनेमा आदि मनोरंजन के कई साधन थे, परंतु गांव में तो कथा, वार्ता, रामलीला आदि के द्वारा ही मनोरंजन किया जाता था। उन दिनों विजयादशमी की छुट्टियां थीं। अपने चाचा जी के साथ रामलीला देखने जाया करते थे। गांव में दशहरे का ये उत्सव एक सप्ताह तक चलता था। प्रतिदिन रामायण की किसी न किसी घटना का अभिनय हुआ करता था। जिस दिन की बात है कि उस दिन राम और लक्ष्मण धनुष और बाण लेकर विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ की रक्षा करते हैं और राक्षसों का वध करते हैं। वेदालोक को इस प्रकार की घटनाओं में इतना रस आता था कि कई प्रश्न पूछते रहते थे। अगले दिन क्या देखता है कि वेदालोक ने अपने बहुत से साथियों को एकत्रित किया और हम भी स्वयं राम बनकर, और एक साथी लक्ष्मण और दूसरा साथी विश्वामित्र बना, और इस प्रकार से धीरे धीरे वही अभिनय निभाने लगे जो कि टूटे फूटे उच्चारणों के साथ उन्होंने किया था। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता कि बालक अनुकरण के द्वारा भी वार्तालाप की शिक्षा ग्रहण करता है। वार्तालाप का अभ्यास। यदि किसी सीखी हुई बात का अभ्यास ना किया जाए तो वह एक सीखी हुई बात भी जल्दी ही भूल जाया करती है। जिस प्रकार टाइपराइटर पर टाइप करके टाइपिंग सीखा जाता है, उसी प्रकार बोलचाल के अभ्यास के द्वारा ही बालक वार्तालाप में निपुण हो सकते हैं। जब मैं बाल्यावस्था में था तब मेरे पिताजी की नौकरी थी, तो उस समय आस पड़ोस के बालकों में कुमाऊनी भाषा का वार्तालाप होता था। तो जहाँ पर यह आवश्यक है कि जहाँ पर हम रहते हैं वहीं की वार्तालाप को हम अच्छा तरीके से सीख लेते हैं। अब बात करते हैं वार्तालाप की विशेषताओं का, जिसका अध्ययन हम अगले या कल के व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।